दोस्तों चाइना और अमेरिका पिछले कुछ सालों से एक जंग लड़ रहे हैं। ये जंग कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है जिसमें तोपों और टैंकों का इस्तेमाल करके दुश्मन की ताकत को ज़ेर किया जाता है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लड़ा जाता है। ये जंग ज्यादा से ज्यादा माइक्रोचिप्स हासिल करने की एक रेस है। ये माइक्रोचिप्स असल में वो सिलिकॉन चिप्स हैं जो हमारे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि हर इलेक्ट्रॉनिक की आइटम में इस्तेमाल होती हैं। यानी जिस मुल्क के पास ज्यादा माइक्रोचिप्स होंगी वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना सकेगा। बिल्कुल इसी तरह दोनों मुल्कों की आर्मीज को भी अपने तमाम ऑपरेशन के लिए माइक्रोचिप्स चाहिए। आज माइक्रोचिप्स का मतलब है जियोपॉलिटिकल पावर, यानी कि इन दोनों मुल्कों में जिस मुल्क की आर्मी के पास ज्यादा माइक्रोचिप्स होंगी वो ज्यादा बेहतर गैजेट्स बना सकेगा और इन्हीं गैजेट्स को अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करके आर्मी मजीद ताकतवर हो जाएगी। आखिर आज माइक्रोचिप्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, जानेंगे इस सब की डिटेल इस वीडियो में। Fall on a piece of technology that fits on the tip of your finger. Semiconductors are critical for everything from weapon systems to microwaves. The key to dominating international technology and computing power rests in semiconductor chips, basically the brains of modern electronics. And you might be surprised the United States isn't the world leader in this multi-billion-dollar industry. Bringing in the United States over access by China's top nuclear weapons lab to American computer chips decades after a ban. According to reports, in the past 2.5 years, China bought dozens of sophisticated US computer chips. It was found that the state-run China Academy of Engineering Physics दोस्तों इन माइक्रोचिप्स की शुरुआत होती है 1950s में, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और अमेरिका में कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा था। आमतौर पर ये कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे और अपने साइज की वजह से ये बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। फिर 1959 में दो साइंटिस्ट जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइस आए। इन्होंने ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन की चिप पर अटैच किया और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करना सीख लिया। ट्रांजिस्टर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जिन्हें हम स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल गई। दोस्तों जिस तरह डैम से हम पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और उसे अपनी मर्जी से फ्लो करवा के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के गैजेट्स बना सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से दुनिया में कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स और रिमोट कंट्रोल्स की डिस्कवरीज हुई। 1960 तक अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क बन गया। 1980 तक टेक्नोलॉजी इस पॉइंट पर पहुंच गई कि हम 3 लाख ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप पर इंटीग्रेट कर सकते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स में अब बड़े मदरबोर्ड्स की बजाय छोटे मदरबोर्ड लगने लगे और इनके साइज रिड्यूस हो गए। अब दुनिया के दूसरे मुल्क भी अमेरिका की तरह माइक्रोचिप्स बनाने लगे। जापान ने भी माइक्रोचिप्स बनानी शुरू की और इसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जापान ने अब अपनी माइक्रोचिप्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी और ये माइक्रोचिप्स अमेरिकन को अमेरिका में बनने वाली माइक्रोचिप्स से भी कम रेट पर मिलने लगी, जिसकी वजह से अमेरिका की अपनी माइक्रोचिप मार्केट डिस्टर्ब हुई। 1987 में अमेरिका ने जापान की माइक्रोचिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया। अब जापानीज चिप्स की कंजम्पशन उनके सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट अमेरिका में बंद हो गई, जिसकी वजह से जापानीज की माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री पहले तो स्लो डाउन हुई और बाद में क्रैश कर गई। वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन की वजह से जापान की तरह ताइवान भी माइक्रोचिप्स बनाने लगा। इन चिप्स को बनाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में सूटेबल एनवायरनमेंट पर ही बनती हैं और इन्हें ऑपरेट करने के लिए हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। इसे सेटअप करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब ताइवान ने जैसे तैसे करके ये इंडस्ट्री तो सेटअप कर ली, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए थे। उस टाइम पे ताइवान के अपने इंजीनियर्स यूएस की कंपनीज में काम कर रहे थे। ताइवान की गवर्नमेंट ने अपने इंजीनियर्स को यूएस की कंपनी से ज्यादा सैलरी ऑफर की, उनके लिए टैक्स रिडेम्पशन की गई, यहाँ तक के प्लेन के रिटर्न टिकट्स भी दिए गए, जिसकी वजह से ताइवान के बहुत से इंजीनियर्स अपने मुल्क में वापस आ गए। उन इंजीनियर्स में से एक थे डॉक्टर मॉरिस चैंग। उन्होंने अपने गवर्नमेंट को यह मशवरा दिया कि हम चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग तो ताइवान में ही करेंगे, लेकिन चिप्स का डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग अमेरिका से करवाएंगे। इस तरह हमारी माइक्रोचिप्स को बनाने की कॉस्ट आधी से भी कम हो जाएगी। ताइवान की गवर्नमेंट ने डॉक्टर मॉरिस के इस मशवरे को मान लिया और 1987 में TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टैब्लिश की गई, जिसे सिर्फ स्टेट ओन करते थे और किसी भी प्राइवेट फर्म का इसमें कोई भी शेयर नहीं था। और सिर्फ 14 सालों में TSMC एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। दुनिया में मौजूद तमाम माइक्रोचिप्स का 92% ताइवान में मैन्युफैक्चर होने लगा और अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस करने के लिए चाइना ने 2000 में ताइवान से चिप्स बाई करना शुरू कर दी। चाइना इस स्पीड से चिप्स बाई कर रहा था कि टोटल चिप्स का 40% चाइना को जाता था। ये चिप्स बन तो ताइवान में रही थी, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर और डिजाइन अमेरिका बनाता था। इस वजह से चाइना इनडायरेक्टली अमेरिका पर डिपेंडेंट था। चाइना ये चाहता था कि किसी भी तरह अमेरिकन डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए और दूसरी तरफ चाइना को अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा चिप्स चाहिए थी, जिससे वो अपनी आर्मी के लिए ड्रोन्स, रेडार्स, मिसाइल्स और गन्स बनाना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे देकर वो सॉफ्टवेयर और डिजाइन अमेरिकन कंपनी से खरीद लिए। अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके चाइना वो वेपन्स बनाने लगा जो कि अमेरिका से फाइट के लिए इस्तेमाल होने थे। और 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया। ये एक ऐसा मिसाइल था जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी 5
गुना तेज ट्रेवल कर सकता था और अपने साथ न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की भी कैपेसिटी रखता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका का कोई भी रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। Step forward in China's military. China conducted 2 tests of a hypersonic missile system. Technology that would allow it to fire a nuclear warhead faster than anyone else. The U.S. does not currently have the ability to even track this weapon, much less defeat it. इसे सुनते ही अमेरिकन आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के पसीने छूट गए और वो हैरान रह गए कि कैसे वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस चिप्स की जंग में बहुत आगे निकल चुके हैं। This time it wasn't Russia but China, another rival power, would get way ahead of us if we didn't pull out all the stops. And this legislation is the first large step in pulling out all of those stops. हाइपरसोनिक मिसाइल वही मिसाइल था जिस पर अमेरिका 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन चाइना ने उन्हीं के सॉफ्टवेयर और डिजाइन को इस्तेमाल करके ये मिसाइल उनसे पहले बना दिया। फिर 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। Fundamental change is taking place today, politically, economically, and technologically. Biden administration published a large set of export controls on Friday in order to slow Beijing's technological and military advances. The restrictions will limit Chinese companies' access to advanced computer chips. इसकी वजह से अमेरिका कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनी जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती थी वो भी चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से यूएस की अपनी कंपनीज को नुकसान होने लगा। यूएस की ही कंपनी एनवीडिया जो कि ग्राफिक कार्ड और इससे रिलेटेड टेक गैजेट्स बनाती है, उसे $400 मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका को इस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये नुकसान और इस जैसे बहुत से नुकसान बर्दाश्त करने पड़े। दोस्तों 20वीं सदी में आपको पावर हासिल करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती थी, एक था ऑयल और दूसरा था वेपन्स। लेकिन 21st सेंचुरी में अगर आपको पावर चाहिए तो आपको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है माइक्रोचिप्स। ताइवान आज भी ये माइक्रोचिप्स चाइना को बेच रहा है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान ऐसा ना करे और चाइना ने ताइवान को ये धमकी दी है कि अगर ताइवान ऐसा करेगा तो वो उस पर हमला कर देगा। इसी तनाज़ुर में अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव पेलोसी ताइवान गई और वहां उन्होंने TSMC को विजिट किया। उन्होंने ताइवान को ये रियलाइज करवाया कि वो यूएस की सिक्योरिटी के लिए Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan and we are proud of our enduring friendship. और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वार ताइवान पर इंपोज की जाती है तो उस वार को अमेरिका डिफेंड करेगा। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. दोस्तों अब ये टेक्नोलॉजी की रेस कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो ये रेस जीतेगा अगली सुपर पावर वही होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह का कंटेंट मजीद देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।